इस साल 13 जुलाई को यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी पार्टी रिपब्लिकन की ओर से एक री इलेक्शन रैली अटेम्प्ट कर रहे थे। ट्रंप इस पार्टी का प्रेजम्पटिव नॉमिनी था, यानी पार्टी की प्रेसिडेंटल कैंडिडेट। उस दिन रैली में टोटल 155 यूएस सिक्योरिटी ऑफिसर्स तैनात थे, जो ट्रंप को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे और रैली सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे। सोर्सेज के मुताबिक एक नॉर्मल दिनों से भी ज्यादा सिक्योरिटी उस दिन ट्रंप को दिया गया था। लेक्चर देने से पहले ट्रंप बहुत खुश थे और अपने क्राउड के लिए तालियां दे रहे थे। क्राउड ट्रंप के स्पीच के लिए बहुत एक्साइटेड था। क्राउड उस दिन 32 डिग्री हर्ट्ज सनलाइट में घंटों से ट्रंप के स्पीच के लिए इंतजार कर रहे थे। लेक्चर शुरू होता है। ट्रंप बताते हैं कि दिस इज ए बिग बिग ब्यूटीफुल क्राउड। और ठीक 6 मिनट्स बाद ट्रंप को निशाना करके 137 मीटर दूर से 8 राउंड बुलेट फायर किया जाता है। इस अनएक्सपेक्टेड फायरिंग में एक बुलेट ट्रंप के सिर के पास से जाते हुए कानों में जाके लगता है और फेस पूरा ब्लड से भर जाता है। बाकी बुलेट भीड़ में मौजूद मेंबर्स को जाके लगता है, जिसके कारण पेंसिल्वेनिया के 2 मेंबर्स घायल होते हैं और एक मेंबर्स की जाने चली जाती है। यहाँ पे और एक बात नोटिस करने वाला था, उस दिन ट्रंप को नॉर्मल दिनों से भी ज्यादा सिक्योरिटी दिया गया था। उससे भी इम्पोर्टेंट, जहाँ से फायरिंग किया गया था उसी एरिया पे सबसे ज्यादा मात्रा में पुलिस सिक्योरिटी शामिल थे। सोर्सेज के मुताबिक SWAT सिक्योरिटी टीम रैली स्टार्ट होने से पहले एक ग्रे टी शर्ट पहना हुआ बॉय को नोटिस करते हैं, जो ग्राउंड के आसपास घूम रहा था और स्टेज के दूरियां नाप रहा था। इसी सस्पिशियस एक्टिविटीज के चलते सिक्योरिटी उसकी फोटो क्लिक करके अपनी सिक्योरिटी टीम को भेज देते हैं, लेकिन सामने से कोई भी ऑर्डर ना मिलने के कारण कोई भी स्टेप नहीं लिया जाता। विटनेस ग्रीक स्मिथ, जो बाहर से ट्रंप का स्पीच सुन रहा था, वो मीडिया को बताते हैं कि फायरिंग होने के 2-3 मिनट्स पहले से वो सिक्योरिटी और पुलिस को इन्फॉर्म कर चुके थे कि इवेंट के आउटसाइड बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी हाथ में राइफल लिए रेंगते हुए आगे बढ़ रहा है, जो बाहर से बहुत ही क्लियरली दिख रहा था। स्मिथ इस बात को बहुत बार चिल्ला चिल्ला के पुलिस को बताते हैं, लेकिन कोई भी पुलिस ऑफिसर टाइम पर एक्शन नहीं लिया। Guy on the roof with a rifle, and the police were like, "Huh, what?" You know, like they didn't know what was going. स्मिथ इस बात से बहुत शॉकिंग था। ट्रंप फिर भी लेक्चर कंटिन्यू कर रहा है और ट्रंप को स्टेज से क्यों नहीं नीचे लाया जा रहा है, वो इस घटना को लेकर पूरी तरीके से ग्राउंड में मौजूद सिक्योरिटी को ब्लेम करते हैं। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसके लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ था। आखिरकार पुलिस और सिक्योरिटी को पहले से सिचुएशन के बारे में अगर पता था, तो क्यों यूएस सिक्योरिटी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद गनमैन कैसे रैली में एंटर किया। इस घटना में फॉल्ट किसका था, जिसके चलते यूएस प्रेसिडेंट का जान जोखिम में आ पहुंचा। डोनाल्ड ट्रंप, जो 2017 से लेकर 2021 तक यूएस के आली प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इस साल इलेक्शन से पहले अपनी पार्टी रिपब्लिकन की ओर से 13 जुलाई सैटरडे शाम को एक रैली अटेम्प्ट करते हैं। ये रैली पेंसिल्वेनिया में बाटलर के पास बाटलर फार्म शो ग्राउंड में आयोजित किया जाता है। इस ग्राउंड में ट्रंप को स्पीच देने के लिए एक ओपन एयर कैंपेन स्टेज बनाया गया था। स्टेज के साइड में 3 ब्लीचर्स यानी बैठने की जगह था, जहां पे सिलेक्टेड पर्सन ही बैठ सकता था और बाकी क्राउड स्टेज के फ्रंट साइड से स्टेज को देख रहे थे। इस रैली में 155 सिक्योरिटी ऑफिसर्स ट्रंप को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए तैनात थे। इसके अंदर से सीक्रेट सर्विस काउंटर स्नाइपर टीम और यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर शामिल थे, जो रैली की सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे। स्टेज के ब्लीचर्स के पीछे नॉर्थ और साउथ साइड बिल्डिंग में स्नाइपर सिक्योरिटी टीम अपने स्नाइपर संभालते हुए एरिया को नजर लगा के बैठे थे। इस इवेंट को अटेंड करते हुए करीबन 1 लाख लोग बाटलर फार्म शो ग्राउंड पेंसिल्वेनिया आए हुए थे। इवेंट में ट्रंप स्पैन अपने माथे पे एक खास प्रकार के हैट्स डाल रखे थे, जहां पे लिखा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये हैट डोनाल्ड ट्रंप खुद भी पहन के आए थे। क्राउड उस दिन 32 डिग्री हर्ट्ज सनलाइट में घंटों से ट्रंप की स्पीच के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ट्रंप को स्टेज में स्पीच देने के लिए 5 बजे आना था, लेकिन ट्रंप इवेंट को अटेंड करने से 2.5 घंटा पहले प्री शो प्रेयर और नेशनल एंथम में शामिल होते हैं, जो एक 16 साल के बच्चे ने गाया था। इसीलिए इवेंट 1 घंटा बाद शाम 6 बजे से स्टार्ट होता है। पेंसिल्वेनिया के सीनेट कैंडिडेट डेब मैककॉर्मिक बताते हैं कि उस दिन इस इवेंट को लेकर बहुत ही एक्साइटेड था। यहाँ पे और एक कहानी को समझना हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कहानी एक 20 साल का लड़का थॉमस मैथ्यू क्रॉक्स ने ट्रंप को मारने के लिए प्लान किया था। क्रॉक्स बेथल पार्क पेंसिल्वेनिया के रहने वाला था। सोर्सेज के मुताबिक रैली अटैक के दिन सुबह क्रॉक्स अपने घर के बाहर स्टोर से एक लैडर खरीदता है।
सुबह 10 बजे क्रॉक्स लैडर को अपने कार से बाटलर फार्म शो ग्राउंड ले आते हैं और लैडर को स्टेज के आउटसाइड बिल्डिंग एजीआर इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स के वायर हाउस के बाहर रख देते हैं। इसके बाद क्रॉक्स 1 घंटे से भी ज्यादा समय ग्राउंड में छानबीन करते हैं। क्रॉक्स फिर से एक बार अपने होम टाउन आता है। इस बार क्रॉक्स 15 राउंड गोली समेत एक्सप्लोसिव सामान खरीदता है। करीबन 1:30 में क्रॉक्स अपने घर से राइफल लेते हैं और अपने पेरेंट्स को कहते हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए शूटिंग रेंज जा रहे हैं। ये बात क्रॉक्स के फैमिली के लिए बहुत ही नॉर्मल था, क्योंकि क्रॉक्स के फैमिली लीगली गन सेलर था जो लीगली गन सेल करते थे और क्रॉक्स भी गन चलाने के लिए शूटिंग रेंज जाया करता था। 3:35 में क्रॉक्स बाटलर शो ग्राउंड अपने कार hyundai सोनेट से फिर से आता है। इस कार में एक्सप्लोसिव सामान था जो रिमोट के कंट्रोल से ट्रिगर किया जा सकता था। क्रॉक्स गाड़ी पार्क करके 11 मिनट्स के लिए ड्रोन फ्लाई करता है और सेफ शूटिंग पोजीशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्रॉक्स को बार बार ग्राउंड में आता देख एजीआर इंटरनेशनल वायर हाउस के एक काउंटर स्नाइपर ऑफिसर क्रॉक्स के सस्पिशियस एक्टिविटीज के चलते वहां पे मौजूद ऑफिसर को टेक्स्ट करके बताते हैं, लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर इस मैटर को हल्के में लेते हैं। रैली स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले 5 बजे के आसपास SWAT ऑपरेटर टीम के एक ऑफिसर क्रॉक्स को इधर उधर घूमने के कारण उसकी फोटो क्लिक करता है। SWAT ऑफिसर्स को फिर से क्रॉक्स 5:38 पे दिखता है। उस टाइम क्रॉक्स रेंज फाइंडर डिवाइस को स्टेज की ओर डायरेक्शन करके स्टेज की डिस्टेंस नाप रहा था। ऑफिसर फिर से अपनी टीम को टेक्स्ट करके बताते हैं। यहाँ पे और एक मौका सिक्योरिटी ऑफिसर को मिलता है क्रॉक्स को पकड़ने का, लेकिन इस बार भी कोई स्टेप नहीं लिया जाता है। 5:56 पे क्रॉक्स को ग्राउंड के पास इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बाहर SWAT टीम के और एक ऑफिसर नोटिस करते हैं। उस टाइम क्रॉक्स बैकपैक लेते हुए चल के जा रहा था। उसके बाद पेंसिल्वेनिया के स्टेट पुलिस ऑफिसर ग्राउंड में मौजूद टैक्टिकल कमांडर कंट्रोल टीम को क्रॉक्स के सस्पिशियस एक्टिविटीज के बारे में कॉल करके बताते हैं और क्रॉक्स का फोटो भी सेंड करते हैं। इसके बाद पुलिस ऑफिसर और सीक्रेट टीम क्रॉक्स को ढूंढने लग जाता है। 6:02 से इवेंट स्टार्ट होता है। ट्रम्प धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ता है। ट्रम्प को स्टेज में आता देख क्राउड का एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाता है। लेक्चर देने से पहले ट्रम्प बहुत खुश थे और अपने क्राउड को चेस करते हुए तालियां दे रहे थे। 6:05 में ट्रम्प स्टेज में आके कहते हैं कि दिस इज ए बिग बिग ब्यूटीफुल क्राउड। लेक्चर स्टार्ट होता है। इस रैली के स्टार्टिंग में ट्रम्प बिडेन सिटीजन के ऊपर बात करते हैं और यूएस के बॉर्डर क्रॉस करने वाला लोगों के लिए चेतावनी देते हैं। 6:06 पे जो लैडर क्रॉक्स ने सुबह एजीआर इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स में रख के गया था उसे पकड़ के कॉम्प्लेक्स के छत पे चढ़ जाता है। उसी टाइम सभी ऑफिसर्स क्रॉक्स को नीचे ढूंढ रहे थे। उसके बाद ऑफिसर्स को रेडियो से इंफॉर्मेशन मिलता है कि छत के ऊपर कोई लेटा हुआ है। उस टाइम क्रॉक्स बिल्डिंग के साउथर वायर हाउस के ऊपर छत पे लेटा हुआ था। खबर मिलते ही पेंसिल्वेनिया के 4 पुलिस ऑफिसर्स क्रॉक्स को पकड़ने के लिए उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। उस टाइम जो लोग रैली ग्राउंड के बाहर से लेक्चर सुन रहे थे उन्हें कॉम्प्लेक्स के ऊपर दिखाई देता है एक ग्रे टी शर्ट पहना हुआ आदमी जो हाथ में राइफल लिए छत के ऊपर लेटा हुआ है। वो लोग तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। करीबन 6:10 में एक बाटलर पुलिस ऑफिसर क्रॉक्स को पकड़ने के लिए छत पे उठने की कोशिश करते हैं। उसी टाइम क्रॉक्स ऑफिसर के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करते हैं और ऑफिसर हाथ फिसलते हुए 8 फीट ऊपर से जमीन पे गिर जाता है। जमीन पे गिरने के कारण ऑफिसर की घुटनों में बुरी तरीके से चोट लग जाता है। इंजर्ड ऑफिसर सभी सिक्योरिटी ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि छत के ऊपर एक आदमी है जिसके पास राइफल है। दूसरी ओर ट्रम्प नॉर्मली अपनी स्पीच कंटिन्यू कर रहा था। ट्रम्प को कोई भी खबर नहीं था कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। ट्रम्प स्टेज के सामने सीनेट कैंडिडेट मैककॉर्मिक को नोटिस करते हैं और उसे अपने हाथ से इशारा करके कहते हैं पेंसिल्वेनिया को एक बहुत ही अच्छा सीनेट कैंडिडेट अपनी पार्टी की ओर से मिलने वाला है। सीनेट कैंडिडेट यानी पार्टी के द्वारा चुना गया पॉलिटिकल लीडर्स। इसके बाद ट्रम्प क्राउड को एक इमिग्रेशन चार्ट दिखाते हैं जो स्टेज के नॉर्थ साइड पे एक बड़े डिस्प्ले में दिखाया जा रहा था। ट्रम्प अपने राइट हैंड से इशारा करके डिस्प्ले के और क्राउड को देखने के लिए बोलते हैं, जहां पे ट्रम्प का कहना था कि अप्रैल 2020 में ऑफिस छोड़ने से पहले सबसे कम परसेंटेज लोग बॉर्डर इलीगली पार करके यूएस आ पाते थे। ये यूएस के हिस्ट्री में पहली बार था, इसलिए वो इस बात को लेके बहुत ही प्राउड फील करते हैं। ये बात ट्रम्प 6:11 में बोला था। इसके कुछ सेकंड्स बाद स्टेज के बाहर राइट साइड बिल्डिंग से करीबन 137 मीटर दूर से ट्रम्प को निशाना करके 8 राउंड बुलेट फायर किया जाता है। इसके बाद ट्रम्प स्टेज में बैठ जाते हैं। 5 यूएस सिक्योरिटी एजेंट स्टेज में आके ट्रम्प को ऊपर से घेर लेते हैं। इस हादसे में फायरिंग के एक बुलेट ट्रम्प के सिर के पास से जाते हुए राइट कानों में जाके लगता है। बाकी बुलेट्स ब्लीचर्स में बैठे मेंबर्स और क्रेन के हाइड्रोलिक में जाके लगता है, जिसके कारण स्पीकर नीचे गिर जाता है।
इस फायरिंग में स्टेज के राइट ब्लीचर्स में बैठा हुआ करी कंपरेटरी को गोली लग के मौत हो जाती है। इसके साथ साथ पेंसिल्वेनिया के 2 मेंबर्स बुरी तरीके से घायल होते हैं। उसी टाइम बाटलर के सिक्योरिटी ऑफिसर्स गनमैन क्रॉक्स के राइफल को निशाना करके इमरजेंसी फायरिंग करते हैं। इस फायरिंग में क्रॉक्स के फेस, नेक और राइट शोल्डर पे गोली लग जाता है। इसी के चलते क्रॉक्स खुद की पोजीशन चेंज करने की कोशिश करता है। उसी टाइम सीक्रेट सर्विस काउंटर स्नाइपर टीम में से एक मेंबर क्रॉक्स के ऊपर वेयर हाउस कॉम्प्लेक्स के दूसरे बिल्डिंग से रैपिडली फायर करते हैं। गनमैन यानी क्रॉक्स के ओर से पहला बुलेट चलाने की 43 सेकंड्स बाद सिक्योरिटी एजेंट अपनी टीम को इन्फॉर्म करके कंफर्म करते हैं, शूटर्स डाउन, आर वी गुड टू मूव। सेफ इंडिकेशन मिलते ही ट्रम्प को घेरे हुए सिक्योरिटी एजेंट्स द्वारा फ्लोर से सेफली उठाया जाता है। बुलेट ट्रम्प के कानों पे लगने के कारण कान से ब्लड निकल के आ रहा था और पूरा फेस ब्लड से भर चुका था। ट्रम्प उठ के अपने क्राउड को हाथ ऊपर करते हुए कहते हैं, फाइट फाइट फाइट। इसके बाद सिक्योरिटी ट्रम्प को स्टेज से नीचे ले आते हैं और सेफली एसयूवी कार में बिठा देते हैं। ट्रम्प को देर ना करते हुए नियरेस्ट बाटलर मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया जाता है। 6:40 पे BMH हॉस्पिटल में ट्रम्प का इलाज शुरू होता है। इसके कुछ मिनट्स बाद डॉक्टर ट्रम्प के एक रिपोर्ट बनाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि ट्रम्प अभी ठीक है। ये बात डॉक्टर ने 6:51 पे बोला था। इस पूरी हादसे को लेके यूएस के इंटरव्यू एक्सपर्ट पोस्ट गजेट बताते हैं, ग्राउंड के 137 मीटर रेंज के अंदर से गोलियां चलाई जाती है, जिसके कारण यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट का जान जोखिम में आ पहुंचता है। ये पुलिस और सिक्योरिटी सर्विस का लापरवाही का कारण हुआ है। इसके अलावा हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम को क्रॉक्स के कार में एक्सप्लोजिव सामान भी मिलता है। नाउ अभी हम लोग ग्राउंड में तैनात सिक्योरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर क्यों सिक्योरिटी इस घटना को नहीं रोक पाए? इस घटना को लेकर लोकल ऑफिसर बताते हैं, उसके टीम इस इवेंट में कांस्टेंट कम्युनिकेशन की उम्मीद किए थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली फायरिंग के बाद तक उनकी टीम को स्टेबल रेडियो कनेक्शन नहीं मिला। उस दिन दोपहर की 4 बजे से पहले जो ड्रोन क्रॉक्स के द्वारा स्टेज के 180 मीटर दायरे के अंदर उड़ाई जाती है, उसे ग्राउंड के ऑफिसर आइडेंटिफाई कर पाए थे और कौन ड्रोन को फ्लाई करवा रहा था ये भी आइडेंटिफाई कर पाए थे। लेकिन कोई भी स्टेप लेते लेते 1 घंटे से भी ज्यादा समय गुजर गया था। लोकल ऑफिसर और भी बताते हैं, जिस ऑफिसर ने क्रॉक्स को आइडेंटिफाई किया था उसके द्वारा दिया गया कोई भी इंफॉर्मेशन बाकी सिक्योरिटी तक नहीं पहुंच पाया था। सोर्सेज के मुताबिक ग्राउंड में बहुत ज्यादा क्राउड होने के कारण कम्युनिकेशन रेडियो सिग्नल का स्ट्रेंथ बहुत वीक था। इस इवेंट में सैटेलाइट यूनिट टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी शामिल नहीं था जो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकता था। पुलिस ऑफिसर्स और सीक्रेट एजेंट्स ग्राउंड के अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे थे, इसीलिए जो इंस्ट्रक्शन रेडियो में दिया जा रहा था कि वेयर हाउस के बिल्डिंग के ऊपर एक गनमैन है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कोई भी सिक्योरिटी एजेंट्स तक नहीं पहुंच पाया था। लोकल पुलिस का ये भी कहना था कि क्रॉक्स के अलावा और भी कई लोग थे जो सस्पिशियस एक्टिविटीज के चलते पुलिस के नज़र में आए हुए थे, इसीलिए ऑफिसर्स बाकी मेंबर्स की तरह क्रॉक्स को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। अभी हम लोग स्नाइपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं, जो स्टेज के बैक साइड बिल्डिंग से एरिया के ऊपर नज़र रख के बैठे थे। आखिर स्नाइपर टीम कैसे फेल हुआ? 2 स्नाइपर्स टीम में से जो टीम नॉर्थ साइड बिल्डिंग में था, उनका डायरेक्शन गनमैन जहां पे लेटा हुआ था यानी AGR इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स के बिल्डिंग के तरफ ही था, लेकिन उसी बिल्डिंग के सामने पेड़ होने के कारण स्नाइपर टीम बिल्डिंग के रूप में कोई भी आदमी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। इसके ऑपोजिट स्टेज के साउथ बिल्डिंग स्नाइपर टीम की बात कर लेते हैं, जो AGR इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग को प्रॉपर देख पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी फेल्ड होने का जो कारण था वो था कम्युनिकेशन डिले। आपस के कम्युनिकेशन में 2 मिनट्स का डिले होने के कारण स्नाइपर टीम के पास इंफॉर्मेशन लेट पहुंचता है और इसी बीच फायरिंग किया जाता है। और इसी के चलते ग्राउंड में मौजूद ऑफिसर के साथ साथ स्नाइपर टीम भी बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं। हालांकि इस घटना को लेकर लोकल पुलिस ऑफिसर्स टीम और फेडरल एजेंसी यानी सिक्योरिटी एजेंट्स आपस में एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। इस घटना को लेकर सैटरडे शाम को यूएस के करंट प्रेसिडेंट बाइडेन ट्रम्प से फोन में बात करते हैं। इसके अलावा बाइडेन पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जॉश शैफिरो और बाटलर के मेयर बॉब डैंडॉय से सिचुएशन के बारे में पूछते हैं। उसी दिन यानी रैली अटैक के दिन बाइडेन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहां पे पेंसिल्वेनिया के रैली सिचुएशन के बारे में ब्रीफली बात करते हैं। बाइडेन बोलते हैं, मैं खुश हूँ अभी ट्रम्प ठीक है और मैं प्रे करता हूँ ट्रम्प जल्दी ठीक हो जाए। बाइडेन और भी बताते हैं, देयर्स नो प्लेस इन अमेरिका फॉर दिस काइंड ऑफ वायलेंस, यानी अमेरिका में वायलेंस का कोई जगह नहीं है। इस अटैक के कुछ दिन बाद 17 जुलाई वेडनेसडे को ट्रम्प एक रैली में बताते हैं
उस दिन इमिग्रेशन चार्ट ने मेरा जान बचाया था। अगर मैं राइट साइड चार्ट को इशारा करके ना घूमा होता तो जो गोली मेरे कान पे आके लगी है वो सीधा मेरे सिर पे आके लगता। इसीलिए ट्रम्प पब्लिकली एक यूएस वुमेन को थैंक्स बोलते हैं जिसने ये इमिग्रेशन चार्ट बनाया था। और इसी साल हम सभी को पता है डोनाल्ड ट्रम्प अपनी पार्टी रिपब्लिकन की ओर से इलेक्शन जीत गया है और यूएस के अगला प्रेसिडेंट फिर से डोनाल्ड ट्रम्प बनने जा रहा है। उम्मीद करते इस वीडियो में आप लोगों को कुछ नया जानने को मिला। इस वीडियो में आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।